ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट कर देते हैं विद आवर ट्यूटोरियल फॉर टुडे। और हम 3 क्वेश्चंस मैंने सोचे हैं आज हम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सी, दे आर नॉट ऑल रिलेटेड टू डीएफटी या इस तरह का कुछ, बट मैं आप लोगों से ये चाहती हूँ कि आप क्वेश्चन पढ़ के तो मुझे ये बताएं कि आपको इसमें से क्या समझ आती है कि हाँ हमें क्या करना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि एक सिग्नल आपको गिवन है which is a sum of 3 sinusoids. It is sampled at a rate 25% above the Nyquist rate. Sketch the spectrum of the sampled signal. How would you reconstruct x of t from these samples? If the sampling frequency is 25% below the Nyquist rate, what are the frequencies of the sinusoids present in the output of the filter with cutoff frequency equal to the folding frequency? Do not write the actual output, give just the frequencies of the sinusoids present in the output. Who would like to explain कि इस क्वेश्चन में क्या क्या काम हमें करने को कहे हुए हैं और हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे अपने रिजल्ट्स को रीच करने के लिए? Would anyone like to try? कोई कोशिश नहीं करना चाहता? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मैं तो आपको बता दूंगी, मुझे तो कोई उसमें वो मसला नहीं है ना। मैंने तो आपको बताना ही है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न टू इंटरप्रेट क्वेश्चंस एज वेल। अब मैं अगर आपको इस किस्म का कोई क्वेश्चन देती हूँ तो I, as a general rule, do not explain anything during the exam. ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना जो होता है ना, तो वो भी आपका एग्जाम का पार्ट होता है या क्विज का पार्ट होता है। तो एज यू नो, क्विज भी अगर मैं आपको देती हूँ तो जनरली आई डोंट एक्सप्लेन एनीथिंग। आपने कोई क्वेश्चन पढ़ना है, आपने उसको समझना है और आपने उसको सॉल्व करना है। अब अगर इस किस्म का लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाए तो एकदम से देखने में परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। स्टेप वाइज अगर हम चलेंगे तो वी विल बी एबल टू डू इट। कोई इसमें मसले वाला कोई वो नहीं है। तो इट वुड बी गुड इफ वन ऑफ यू ट्राइज, इफ नहीं तो फिर मैं करा देती हूँ। मुझे मेरा तो काम ही ये है यहाँ पे आज। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन, आई वुड लाइक टू टेल यू कि सिंस हम लोगों की लास्ट वीक में आप लोगों की छुट्टियां थी, मुझे क्लास में वैसे ये अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी, मुझे याद नहीं रहा। तो सीआर आप काइंडली अपनी क्लास को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो लास्ट वीक आपकी लैब नहीं हुई तो उसकी मेकअप लैब इस वीक में होगी। नॉट नेसेसरीली मेकअप, बट मकसद ये है बताने का कि इस फ्राइडे को आप लोगों की लैब होगी। ठीक है, सिंस लास्ट वीक नहीं हुई तो इस वजह से काइंडली लेट योर क्लासमेट्स नो। मैं प्रॉब्ली थर्सडे को मैसेज करूँगी आप लोगों को ग्रुप के ऊपर, बट उससे पहले ही बता दें तो दैट वुड बी बेटर। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। सिंस आई फाइंड इट वैसे रियली सैड कि आप लोग ट्राई नहीं करते हैं आंसर करना व्हेन एवर आई आस्क अ क्वेश्चन जिसमें सोच के जवाब देना हो, जिसमें ऐसा जवाब ना हो जो पहले से हम बात कर चुके हो। तो बट खैर, ओके। तो क्वेश्चन आपका ये है कि सिग्नल है x of t is equal to 3 cos 6 pi t plus cos 16 pi t plus 2 cos 20 pi t। ठीक है, तो गिवन आपको क्या है? यू आर गिवन अ सिग्नल। लेट्स जस्ट राइट इट डाउन कि हमें गिवन है x of t is equals to 3 cos 6 pi t plus cos 16 pi t plus 2 cos 20 pi t। और आपको क्या गिवन है कि इट इज सैम्पल्ड एट अ रेट 25% अबव द नाइक्विस्ट रेट। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे अहमद हसन?
मैम ये होता है ना ग्रेटर देन मतलब है 2। हाँ, बट मैथमेटिकली हम उसको लिखेंगे क्या? आपको एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है 25% अबव द नाइक्विस्ट रेट। मोहम्मद आकिब, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। एक नंबर है, दूसरा नंबर उससे 25% बड़ा है, तो उसको मैथमेटिकली क्या लिखेंगे हम? एक नंबर है 100, एक नंबर है 125। ठीक है, x इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 125। x और y का हमने रिलेशन लिखना हो। इट्स अ वेरी, मैं बहुत खराब सी एग्जांपल दे रही हूँ, बट क्या लिखेंगे उसको? अगर हमने y को x के टर्म्स में लिखना हो, y इज इक्वल टू x व्हाट? ओके, नाइक्विस्ट रेट है आपके पास, ठीक है। एक आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, आपको गिवन ये है कि एफ सैम्पलिंग जो है इट इज इक्वल्स टू 1.25 टाइम्स नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी। ऐसे नहीं कहते, मतलब अगर हमारे पास एक नंबर है x वट एवर इट इज, और दूसरा नंबर उससे 25 टाइम्स बड़ा है, तो दैट मीन्स के y इज इक्वल्स टू x प्लस 0 पॉइंट, मतलब 25% हम इसको लिख लेते हैं। 25% x is equals to x plus 0.25x is equals to 1.25x। मतलब ये कि ये इस नंबर से 25% ज़्यादा है। तो दैट इज़ व्हाट यू आर गिवन कि हमारे पास जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो 1.25 टाइम्स नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी। इसमें ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी कि आपने y इज इक्वल टू 25% x नहीं लिखना, क्योंकि दैट विल बी y इज इक्वल टू 0.25x, और उस केस में y आपका छोटा हो जाएगा। आप बेसिकली ऐड कर रहे हैं 25% ऑफ x को y के x के अंदर, तो तब आपके पास y आ रहा है। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, तो यू आर गिवन कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो 1.25 टाइम्स नाइक्वेस्ट फ्रीक्वेंसी है। कहा आपको क्या गया है कि आपने स्केच करना है स्पेक्ट्रम ऑफ द सैम्पल्ड सिग्नल। यहाँ तक अभी क्वेश्चन पढ़े, यहाँ तक अगर हम पहले सॉल्व कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा कि you have to sketch the spectrum of the sampled signal. तो let's sketch the spectrum of the sampled signal। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आप इसका सैम्पलिंग से पहले वाला जो ओरिजिनल गिवन सिग्नल है उसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करें, तो आप कितने टाइम में ड्रॉ कर लेंगे? ट्राई टू डू इट, और व्हाट्सएप पे मुझे ज़रा भेजें पिक्चर इसकी, जिसने भी सबसे पहले भेज दिए कि बंदा भेज दे प्लीज़। सिग्नल आपके पास ये एक्स ऑफ टी गिवन है, इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करके भेजना है आपने।
ओके, तो ये जो मैंने ऊपर ड्रॉ किया है, दिस विल बी द ओरिजिनल स्पेक्ट्रम ऑफ द सिग्नल एक्स ऑफ टी। उसका एक्स ऑफ ओमेगा अगर हम निकालेंगे तो इट विल बी हमारे पास कॉज की वजह से दो इम्पल्सेस आती हैं, फिर दूसरे कॉज की वजह से दूसरी दो आएंगी, तीसरे कॉज की वजह से तीसरी दो आएंगी। ओमेगा के स्केल के ऊपर अगर हम इसको प्लॉट करते हैं तो इसका जो हाइट हमारे पास आती है तो वो पाई से मल्टीप्लाई हो रही होती है, सो दिस विल बी 3 पाई, पाई एंड 2 पाई रिस्पेक्टिवली। और अगर हम इसके साथ ही इसका स्मॉल एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी वाला एक्सेस हम हर्ट्स वाला कर दें, करने की कोशिश करें, तो तब हमारे पास क्या आ जाएगा कि ओके, हम यहाँ पे मैं नीचे सामने लिख देती हूँ। तो अगर हम इसका एफ का एक्सेस जो है वो लिखते हैं, तो ये जो फर्स्ट इम्पल्स हमारे पास 6 पाई पे आई हुई है, तो ये 6 पाई डिवाइड बाय 2 पाई इज इक्वल टू 3 हर्ट्स पे आएगी। ये 16 पाई वाली जो है तो वो 8 हर्ट्स पे आएगी। 20 पाई वाली जो है वो 10 हर्ट्स में पे आएगी अगर हम हर्ट्स के अंदर इसको एंटर करते हैं। सिमिलरली -3, -8 एंड -10 के ऊपर इसकी फ्रीक्वेंसीज की आएंगी। तो दैट मीन्स कि इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है तो वो हमारे पास 10 हर्ट्स है, विच मीन्स कि हमारे पास इसकी नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी जो है दैट विल बी 20 हर्ट्स। तो वी आर जस्ट गोइंग टू राइट दैट डाउन हियर कि हमारे पास फॉर द गिवन सिग्नल एक्स ऑफ टी क्या है हमारे पास, एफ मैक्स कितना है, इट इज इक्वल्स टू 10 हर्ट्स। और अगर हम इसी को ओमेगा की टर्म्स में लिखते हैं, मैं दोनों लिख देती हूँ साथ साथ सारी, तो आप इनमें से कोई एक भी यूज कर सकते हैं। सो दैट इज 20 पाई रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। विच मीन्स कि हमारे पास जो नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी आएगी दैट विल बी, अगर हम उसको एफ नाइक्विस्ट लिख देते हैं तो वो हमारे पास कितनी आएगी, 2 इंटू 10 हर्ट्स होगी, तो दैट विल बी 20 हर्ट्स। अगर हम ओमेगा के अंदर उसको लिखते हैं तो दैट विल बी 40 पाई रेडियंस पर सेकेंड। और दैट मीन्स कि हमारी जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है दैट इज 1.25 टाइम्स 20 हर्ट्स विच इज इक्वल्स टू 25 हर्ट्स। और इसी तरह अगर हम इसको ओमेगा के उसमें लिख रहे हैं तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हमारी है 1.25 इंटू 40 पाई रेडियंस पर सेकेंड, और वो हमारे पास इक्वल आती है 50 पाई रेडियंस पर सेकेंड के, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसीज हमारे पास कहाँ से आई हैं, ये हमारे पास तीन इसके अंदर साइनोसॉइड्स हैं। वन इज 3 cos ऑफ 6 पाई टी। अगर हम 3 cos ऑफ 6 पाई टी का स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास 6 पाई के ऊपर 3 पाई हाइट का इम्पल्स आती है, 6 पाई और -6 पाई के ऊपर। इसके अंदर हमारे पास जो ओमेगा है तो ओमेगा इज इक्वल टू 6 पाई है इन दिस केस, मतलब ओमेगा 1 कह लें इसको। दूसरे केस में ओमेगा 2 जो है तो वो हमारे पास 16 पाई है। उसके केस में हमारे पास 16 पाई के ऊपर पाई हाइट की दो इम्पल्सेस आएंगी। ये कहाँ से आ रही हैं, ये हमारे पास जो हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म की चीज़ें याद होनी चाहिए उनमें से एक बात ये भी है कि अगर हमारे पास कॉज लेट्स से ओमेगा 1 टी है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या होता है, पाई इंटू डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा 1। और उसके अलावा हमने साथ इसके लिनियरिटी प्रॉपर्टी यूज़ की है फोरियर ट्रांसफॉर्म की, विच से इसके अगर हमारे पास सम ऑफ एनी सिग्नल्स हैं तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो भी उसका सम होगा। तो और स्केल अगर वो किसी भी नंबर से हो रहा है तो वो स्केल हो रहा होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि ये 3 के फैक्टर से स्केल हो रहा है, जो फर्स्ट टर्म है हमारी वो 3 के फैक्टर से स्केल हो रही है, और ओमेगा 1 उसके अंदर 6 पाई के इक्वल है। तो उसकी वजह से हमारे पास दो इम्पल्सेस आई हैं जिनकी हाइट 3 पाई के इक्वल है। जो सेकंड वाली हमारी टर्म है cos ऑफ 16 पाई टी, तो उसके अंदर ओमेगा जो है तो वो हमारे पास 16 पाई के इक्वल है और उसका स्केलिंग फैक्टर 1 है, तो इसलिए हमारे पास पाई की हाइट की दो इम्पल्सेस आई हैं 16 पाई और -16 पाई के ऊपर।
और इसी तरह थर्ड वाला जो है तो उसका स्केलिंग फैक्टर 2 है और उसकी फ्रीक्वेंसी 20 पाई है, तो इसलिए हमारे पास 20 पाई और माइनस 20 पाई के ऊपर 2 पाई हाइट की 2 इम्पल्सेस आई हैं। तो ये डायरेक्टली मैंने ड्रॉ किया, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। तो एक्स ऑफ ओमेगा हम लिख भी सकते हैं अगर हम लिखना चाहें तो, लिखना चाहती मैं नहीं थी वैसे, बट इफ़ आई वांट टू राइट एक्स ऑफ ओमेगा, यहाँ पे हमें कहा नहीं हुआ कैलकुलेट करने का इसलिए मैंने लिखा नहीं था, बट एक्स ऑफ टी हमारे पास है 3 cos 6 pi t। 3 cos 6 pi t की वजह से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 3 pi डेल्टा ओमेगा माइनस 6 pi प्लस 3 pi डेल्टा ओमेगा प्लस 6 pi प्लस सेकंड टर्म है हमारी cos 16 pi, उसकी वजह से जो हमारे पास आएगा रिजल्ट दैट विल बी डेल्टा सॉरी पाई डेल्टा ओमेगा माइनस 16 pi प्लस पाई डेल्टा ओमेगा प्लस 16 pi प्लस थर्ड टर्म हमारी 2 cos ऑफ 20 pi t है, उसकी वजह से हमारे पास आ जाएगा 2 pi डेल्टा ओमेगा माइनस 20 pi प्लस 2 pi डेल्टा ओमेगा प्लस 20 pi। तो ये हमारे पास 6 इम्पल्सेस आती हैं जिनको हमने बेसिकली प्लॉट किया है, तो हमारे पास ऊपर वाली फिगर आ गई है। तो दिस वाज नॉट आस्क्ड, ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे किया, बट जो ये वाला ड्रॉ करना है ये इस वजह से आसानी कर देगा ये वाला हमारी जो फिगर है, बिकॉज वी नीड टू कंस्ट्रक्ट स्केच द स्पेक्ट्रम ऑफ द सैम्पल सिग्नल। अब सैम्पल सिग्नल अगर हमने ड्रॉ करना है तो उसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें अपना ओरिजिनल स्पेक्ट्रम चाहिए और हमें ये चाहिए कि हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो लेट्स से कि हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी अब इस केस में आ गई है, मैं ओमेगा के स्केल पे ही ड्रॉ कर देती हूँ, साथ फिर नीचे हम एफ का स्केल भी अलग से लिख लेंगे, ठीक है। तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी लेट्स से कि हमारी है कितनी, लेट्स से वाली बात नहीं है, हमने कैलकुलेट की है कि हमारे पास 50 पाई रेडियंस पर सेकेंड आई है हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। तो लेट्स जस्ट राइट इट समवेयर अराउंड हियर, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर है 50 पाई और ये ओमेगा हमारे पास है रेडियंस पर सेकेंड में, तो इसी के इक्विवेलेंट तकरीबन हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 50 पाई। सो दिस इज आवर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। हमारे पास क्या होता है जब हम सैम्पलिंग करते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल स्पेक्ट्रम है वो उसी लोकेशन पे भी रहता है और फिर वो शिफ्ट होता जाता है, उसका जो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है वो उठ के 50 पाई और मतलब जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर, मैं वैल्यूज नहीं लिखूंगी, वैल्यूज आप लोग बाद में खुद से कैलकुलेट कीजिएगा। बट क्या होगा कि एक सबसे बड़ी हाइट की जो इम्पल्स है तो वो हमारे पास आएगी एट 6 पाई। मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्केल सॉर्ट ऑफ लिख लेती हूँ, दिस इज 25, so this should be around 10, 20, 30 and 40, ठीक है। तो दिस इज 50 पाई, तो and 10, ठीक है। तो हमारे पास जो ओरिजिनल सिग्नल है उसका स्पेक्ट्रम तो एज इट इज भी आ जाएगा। तो 6 पाई के ऊपर एक इम्पल्स है, 16 पाई पे है और 20 पाई पे है। तो हमारे पास 6 पाई के ऊपर एक इम्पल्स है, फिर 16 पाई के ऊपर एक इम्पल्स है और फिर 20 पाई के ऊपर एक इम्पल्स है, लाइक दिस। इसी तरह से हमारे पास -6 पाई के ऊपर है, -16 पाई के ऊपर है और -20 पाई के ऊपर है, ठीक है। सो दिस इज आवर ओरिजिनल जो सिग्नल का स्पेक्ट्रम था, दिस वाज 6 पाई, 16 पाई एंड 20 पाई, और इसी तरह -6 पाई,
-16 पाई एंड -20 पाई। ठीक है, अब सैम्पलिंग की वजह से क्या होता है कि हमारा जो ये वाला पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है यहाँ से लेके ये पूरा, ये उठ के शिफ्ट हो जाएगा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी। उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो 6 पाई की एक इम्पल्स है, ये जाएगी अब 56 पाई पे। ठीक है ना, 50 पाई प्लस 6 पाई, 50 पाई प्लस 16 पाई पे एक आएगी, 50 पाई प्लस 20 पाई पे एक आएगी, 50 पाई माइनस 6 पाई पे, 50 पाई माइनस 16 पाई पे और 50 पाई माइनस 20 पाई पे भी एक आएगी। ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ दोज। अब हमारे पास बेसिकली असम्पशन ये है कि हमारा ओरिजिन पे जो भी वैल्यू थी वो 50 पाई पे शिफ्ट हो गई है, सो दिस विल बी another स्पेक्ट्रम के 50 पाई माइनस 6 पाई पे, यानी कि 44 पाई पे एक इम्पल्स आएगी, 50 पाई माइनस 16 पाई यानी कि 34 पाई पे एक इम्पल्स आएगी, 50 पाई माइनस 20 पाई यानी कि 30 पाई के ऊपर एक इम्पल्स आएगी। इसी तरह 50 पाई, दिस इज 30 पाई, 50 पाई plus, you can do the additions. और इसी का एक और जो स्पेक्ट्रम है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे भी शिफ्ट हुआ होगा, which will be और ये दोनों साइड्स पे एक्सटेंड हो रहा होगा because it is a periodic signal now and it will repeat at every integer multiple of our sampling frequency. So this is your sketch which is required, जो कि आपसे पूछा गया है कि sketch the spectrum of the sampled signal. So this is the spectrum of the sampled signal. ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? बीच में किसी ने हैंड रेस किया था बट मैंने पूछा नहीं आपसे। नहीं है कोई क्वेश्चन, तो देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, which is how would you reconstruct x of t from these samples. अब ये आपके पास सैम्पल्ड सिग्नल का स्पेक्ट्रम आ गया और आपसे पूछा गया है कि आप इसमें से ओरिजिनल सिग्नल कैसे रिकवर करेंगे, तो वो आप कैसे रिकवर करेंगे? एनीवन? This is your spectrum now and you need this spectrum back. क्या करेंगे?
जी आकिब। मैम ये जो स्पेक्ट्रम फाइनल हमारे पास आएगा उसमें ये रेड वाली लाइंस भी होंगी या ब्लू और ग्रीन जो है वही है? सारी होंगी। तो हम -20 से 20 तक अगर जिस तरह आपने बैंड विड्थ कुछ पढ़ाया था इस किस्म फिल्टर अगर लगा लेते हैं जिस तरह हम, दैट इज करेक्ट, ठीक है। हम इसके अंदर फिल्टर लगाएंगे और आमतौर पे -20 से 20 पे नहीं लगाएंगे, उससे थोड़ा सा आगे लगाते हैं। तो नॉर्मली स्पीकिंग हम fs/2 के ऊपर यानी कि 25 पाई के ऊपर फिल्टर लगा लेंगे, -25 पाई और 25 पाई के ऊपर, तो हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल रिकवर हो जाएगा। सो बेसिकली इसमें अगर हमने सिग्नल रिकवर करना है तो हम एक फिल्टर लगाएंगे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब अगर इसमें आप इसका 25 पाई नहीं भी कहते, आप कहते हैं कि 20 पाई से लेकर 30 पाई के बीच में किसी भी वैल्यू के ऊपर फिल्टर का कट ऑफ हो, तो दैट इज ऑल्सो फाइन, हमें उसमें कोई मसला नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि उसके लिए टू रिकवर द ओरिजिनल सिग्नल हमने क्या करना है, अब फिल्टर अप्लाई करना है एट फिल्टर विद अ कट ऑफ ऑफ, लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ±25 पाई रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन अगर आप 22 लिखते हैं दैट इज ऑल्सो फाइन, अगर आप 27 लिखते हैं दैट इज ऑल्सो फाइन। अच्छा, एक काम मैंने कहा था कि हम ये कर लेंगे कि हम इसको फ्रीक्वेंसी के एफ वाले स्केल पे भी कन्वर्ट कर लेंगे, बिकॉज दिस इज नॉर्मली व्हाट इज यूज्ड आमतौर पे जब हम सैम्पलिंग और इस किस्म की चीज़ों की बात कर रहे होते हैं। तो सिंपली आपने हर वैल्यू को 2 पाई से डिवाइड करना है। सो दिस इज 3, 8 एंड 10, दिस इज -3, -8 एंड -10। तो जब आप इसको कर लेते हैं तो फिर आपकी जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या आई थी, इट वाज 25 हर्ट्ज, राइट। तो फिर आप इस सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी में से ये वैल्यूज ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 25 + 3 इज 28, 25 + 8 इज 33 एंड 25 + 10 इज 35। Similarly, 25 - 3 will be 22, 25 - 8 is 17 and 25 - 10 is 15। ठीक है, तो आप ये सारे काम जो है वो एफ वाले स्केल पे भी कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ओमेगा का स्केल। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं। और अब इस केस में हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज 25 हर्ट्ज, तो हम जो फिल्टर लगाएंगे दैट विल बी अराउंड 12.5 हर्ट्ज या 13 हर्ट्ज या कुछ इस तरह का। तो हमारे पास 12.5 हर्ट्ज के ऊपर हम फिल्टर का कट ऑफ रख लेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम कहाँ पे पहुंचे हैं, अभी हम यहाँ पे पहुंचे हैं। Now the next question is, if the sampling frequency is 25% below the Nyquist rate, what are the frequencies of the sinusoids present in the output of the filter with cutoff frequency equal to the folding frequency? कौन मुझे ये याद करेगा कि folding frequency क्या होती है? मैं खुद ही याद करा देती हूँ। फोल्डिंग फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जो आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की हाफ होती है। तो फोल्डिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू fs/2 होती है, ठीक है। और ये हमने एलियासिंग वाले टाइम पे देखा था कि फोल्ड उसके ऊपर बेसिकली क्या होता है कि आपका जो स्पेक्ट्रम होता है उसकी जो टेल होती है वो फोल्ड होके वापस आ रही होती है आपके स्पेक्ट्रम के अंदर और वो एलियासिंग कॉज कर रही होती है। तो द क्वेश्चन इज कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 25% बिलो द नाइक्विस्ट रेट, तो यहाँ पे 25% अबव द नाइक्विस्ट रेट थी तो वो 1.25 इंटू एफ नाइक्विस्ट हुई थी। अब 25% बिलो है तो हमारे पास 1 - 0.25 हो जाएगा, तो दैट विल बी 0.75 इंटू नाइक्विस्ट रेट, ठीक है। तो नाउ एफ सैम्पलिंग इज इक्वल्स टू 0.75 इंटू एफ नाइक्विस्ट, ठीक है। तो नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी थी, 20 हर्ट्ज थी, तो ये हमारे पास आ जाएगी
15 हर्ट्ज, और इसको अगर हम रेडियंस पर सेकंड में करेंगे तो 30 पाई हर्ट्ज। अब आपको कहा ये हुआ है कि आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है कि क्या रिजल्ट आएगा, एक्चुअल आउटपुट क्या आएगी, आपसे ये लेकिन पूछा हुआ है कि अगर आप इस सैम्पलिंग रेट के ऊपर सैम्पलिंग करते हैं और फिर आप उसको एक फिल्टर में से गुजारते हैं जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी fs/2 है, तो आपके पास रिजल्ट में कौन कौन से साइनोसॉइड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब इसको करने का क्या है कि हम ज़बानी कर सकते हैं आराम से, अगर आप लिख के करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट आई एम जस्ट गोइंग टू, मैं ज़बानी आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि अब यहाँ पे क्या है कि ये आपका ओरिजिनल स्पेक्ट्रम है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, राइट। अब आपने निकाला ये है कि आप उसको सैंपल कर रहे हैं 30 पाई के ऊपर, ठीक है, विच मीन्स कि फोल्डिंग फ्रीक्वेंसी आपके पास आ रही है 15 पाई। फोल्डिंग फ्रीक्वेंसी 15 पाई आने का मतलब ये है कि इसके इस साइड पे ये जितना स्पेक्ट्रम है ये फोल्ड बैक होके इस साइड पे आ जाएगा। तो अगर मैं यहीं पे इसको ड्रॉ करूं तो आपके पास 15 पाई इज द फोल्डिंग फ्रीक्वेंसी, तो ये जो 16 पाई वाली वैल्यू है ये हमारे पास 14 पाई पे आ जाएगी, 14 पाई पे भी आ जाएगी। जो 20 पाई वाली वैल्यू है तो वो हमारे पास 10 पाई पे भी आ जाएगी। ठीक है, तो 10 पाई पे भी आपके पास, मैंने बहुत ही करीब करीब ड्रॉ कर दिया, बट लेट मी जस्ट ड्रॉ इट हियर और फिर मैं उसको रिमूव कर दूंगी कि फोल्डिंग फ्रीक्वेंसी, नाउ दिस इज 10, तो दिस इज, यहाँ पे हमारे पास 15 पाई है। फोल्डिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि 14 पाई पे और 10 पाई पे ये फोल्ड होके वापस भी आ जाएगा स्पेक्ट्रम हमारा। ठीक है, ये ब्लू वाला और ग्रीन वाला अब यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सिर्फ रेड वाला कर रहा है और उसके एडिशन में ये वाला आ रहा है। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास -15 पे और -10 के ऊपर ये फोल्ड बैक करके ये वाली जो दो इम्पल्सेस जो इससे बाहर थी वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो अब अगर हम इस फोल्डिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर कट ऑफ फिल्टर लगाते हैं, यानी कि हम अपना फिल्टर जो है वो यहाँ से यहाँ तक लगाते हैं, तो उसके अंदर कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आएंगे हमारे पास। 6 पाई पे आएगा, -6 पाई पे आएगा, 10 पाई -10 पाई पे आएगा, और 14 पाई और -14 पाई पे आएगा। ठीक है, सो दैट इज आवर आंसर कि अगर हमारे पास समझ आ रही है, ड्रॉ करके बताऊं। ओके, आई एम गोइंग टू अज्यूम कि समझ आ रही है। तो हमारे पास तो जो फोल्डिंग फ्रीक्वेंसी है दैट इज एफ फोल्डिंग, उसको लिख लेते हैं, जो हमारी मर्जी हम वो नाम उसका लिख सकते हैं, बट इट इज इक्वल टू fs/2। तो ये हमारे पास हर्ट्स में देखेंगे तो 15/2 इज इक्वल टू 7.5 हर्ट्स है, और अगर हम रेडियंस पर सेकंड में देखेंगे, जो कि मैंने ऊपर गलत लिखा हुआ है, बट नो वन हैज पॉइंटेड इट आउट, तो वो हमारे पास 15 पाई रेडियंस पर सेकंड है। ठीक है, तो इसके बीच में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज आएंगी, द फ्रीक्वेंसीज present in output in this case will be ±3 hertz, ±5 hertz and ±7 hertz, या फिर ±6 pi radians per second, ±10 pi radians per second and ±14 pi radians per second. So this was the last part of this question कि अगर आपको
नाइक्विस्ट रेट से आप कम पे सैम्पलिंग कर रहे हैं तो आपके पास ऑब्वियसली एलियासिंग होगी। आपको फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है कि इट इज fs/2, तो आपके पास उस फिल्टर की आउटपुट में कौन कौन से फ्रीक्वेंसीज आएंगी। सो दीज विल बी द फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर केस। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, जो कि हम बहुत दफ़ा बात करते आए हैं कि हमारे पास एक सिग्नल जो है वो एट अ टाइम लिमिटेड और बैंड लिमिटेड नहीं हो सकता। तो दिस इज अ क्वेश्चन कि आप इस बात को प्रूव करें कि एक सिग्नल जो है वो साइमल्टेनियसली टाइम लिमिटेड एंड बैंड लिमिटेड नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर हमने कोई इस टाइप की चीज़ प्रूव करनी हो तो हम क्या कर सकते हैं। आपने मैथ्स में मैट्रिक में बहुत सारे थ्योरम्स प्रूव किए होंगे, बहुत सारे उसके तरीके होते हैं। एक ये होता है कि हम एक साइड से स्टार्ट करते हैं, दूसरी साइड से हम दूसरी साइड पे हम उसको एंड करते हैं और फिर कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड, और इस किस्म के काम करते होते थे हम कहीं ना कहीं मैट्रिक एफएससी में जाके। तो दूसरा तरीका ये होता है कि अब इसके अंदर आपने प्रूफ ये करना है कि ये नहीं हो सकता कि एक सिग्नल एट अ टाइम लिमिटेड भी हो और बैंड लिमिटेड भी हो। तो उस केस में हम फिर क्या करते हैं कि हम एजम्पशन ये लेते हैं कि हमारा सिग्नल एट अ टाइम लिमिटेड भी है और बैंड लिमिटेड भी है, और फिर हम एंड पे अपनी एजम्पशन को गलत प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इसको करने का क्या तरीका है कि हम लेट से कि एक सिग्नल है और वो हम उसको कह देते हैं कि assume बल्कि हम लिख लेते हैं, सॉल्यूशन है हमारे पास ये कि assume that signal x of t is time limited with कोई हम रैंडम से इसका टाइम पीरियड ले लेते हैं, नहीं सॉरी टाइम की लिमिट्स ले लेते हैं, या ना भी लें कोई फर्क नहीं पड़ता उस केस में। एंड बैंड लिमिटेड टू 2 पाई बी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कहा कि एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा एक सिग्नल एक्स ऑफ टी एंड इट इज टाइम लिमिटेड टू टी एंड बैंड लिमिटेड टू 2 पाई बी। तो बैंड लिमिटेड वाली कंडीशन लेके हम चलते हैं और फिर आगे देखेंगे कि हमारे पास क्या होता है। तो वी कैन राइट सो दैट हमारे पास जो ओमेगा है दैट इज बल्कि जो हमारे पास एक्स ऑफ ओमेगा है वो 0 के इक्वल होगा फॉर प्लस माइनस ओमेगा is greater than or equals to 2 pi b। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने एजम्पशन अपनी ये ले ली कि एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी और वो टाइम लिमिटेड भी है टी तक, बैंड लिमिटेड है 2 पाई बी तक। हम बैंड लिमिटेड वाली कंडीशन को लेके आगे चलते हैं कि बैंड लिमिटेड होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो उसका स्पेक्ट्रम है वो उस पर्टिकुलर बैंड से बाहर 0 होगा।
अगर हमारे पास एक ऐसा सिग्नल हो, हम उसकी कोई रैंडम सी शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास एक्स ऑफ ओमेगा जो है इट इज समथिंग लाइक दिस, और ये 2 पाई बी और -2 पाई बी तक है, ठीक है, एंड दिस इज एक्स ऑफ ओमेगा ऑन ओमेगा एक्सिस। सही। अब अगर हमारे पास कोई ऐसा सिग्नल हो जो कि बैंड लिमिटेड हो, तो अगर हम उसको एक ऐसे फंक्शन से मल्टीप्लाई करें जो कि एक रेक्टेंगुलर फंक्शन हो और उसकी वैल्यू 1 हो, लेट्स से कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ इस फंक्शन से विच इज रेक्ट ओमेगा ओवर 4 पाई बी प्राइम, और इसमें क्या है कि ये हमारे पास 2 पाई बी प्राइम है एंड दिस इज -2 पाई बी प्राइम। तो हमारे पास क्या है कि बी प्राइम इज ग्रेटर देन बी। अगर मैं इसको एक ऐसे फंक्शन से मल्टीप्लाई करती हूँ जो कि 1 है जिस ड्यूरेशन में हमारे सिग्नल का स्पेक्ट्रम है, और उसके बाहर किसी और जगह पे जाके वो 0 हो रहा है, तो क्या होगा कि हमारे पास हमारा ओरिजिनल सिग्नल का स्पेक्ट्रम ही वापस आ जाएगा। तो वी कैन राइट इट एज के एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाइड विद रेक्ट ओमेगा ओवर 4 पाई बी प्राइम। ठीक है, तो अगर हमने अपने एक्स ऑफ ओमेगा को मल्टीप्लाई किया है विद दिस गेट फंक्शन, तो क्या हुआ है कि हमारे पास एक्स ऑफ ओमेगा ही वापस आ गया है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि एक्स ऑफ ओमेगा को मल्टीप्लाई किया है विद अ गेट फंक्शन, और हमने कहा कि हमारे पास एक्स ऑफ ओमेगा ही वापस आ गया। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि गेट फंक्शन का जो फ्रीक्वेंसी जो कट ऑफ है वो हमारे पास अपने ओरिजिनल सिग्नल से बड़ा होना चाहिए। ठीक, अब अगर हम इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, दिस इज द फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। सो इफ वी टेक इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो क्या होगा कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स ऑफ ओमेगा है, उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ टी आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक्स ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाइड विद रेक्ट ओमेगा ओवर 4 पाई बी प्राइम है। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू, क्योंकि आप आज बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा कुछ भी पढ़ाने का, बट मैं खुद ही आपको जवाब दे रही हूँ इसी वजह से कि यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो आपके पास राइट हैंड साइड पे कॉन्वोल्यूशन हो रही होगी टाइम डोमेन में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन है, तो टाइम डोमेन में हमारे पास एक स्केलिंग फैक्टर आएगा 1/2 पाई, और आपके पास नहीं सॉरी आपके पास इस केस में कॉन्वोल्यूशन हो रही होगी एक्स ऑफ टी की with 2b prime sinc of 2 pi b prime t। ये आप फोरियर ट्रांसफॉर्म के पेयर्स देखिएगा, उसमें आपके पास इस किस्म का कोई रिजल्ट निकल आएगा। तो बेसिकली रिजल्ट जो हमारे पास आया है दैट इज इक्वल्स टू 2b prime into x of t convolved with sinc of 2 pi b prime t। और यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारे पास कॉन्वोल्यूशन हो रही है विद अ सिंक फंक्शन, और सिंक फंक्शन हमारे पास क्या होता है, -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक एग्जिस्ट करता है। तो सिंस हमारे पास जो सिंक फंक्शन है दैट इज नॉट टाइम लिमिटेड,
it means that our assumption was wrong. It basically means that the signal is not time limited, and that means कि our assumption was wrong. तो हमने assume ये किया था कि हमारा सिग्नल बैंड लिमिटेड भी है, टाइम लिमिटेड भी है. बैंड लिमिटेड से हम स्टार्ट हुए. बैंड लिमिटेड की डेफिनेशन के मुताबिक हमने उसको किसी विंडो फंक्शन से मल्टीप्लाई किसी गेट फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया और उसका हमने इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लिया. तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारा जो सिग्नल है वो कन्वॉल्व हो रहा है विद अ सिंक फंक्शन. Sync function is not time limited, which means that the signal is not time limited, which means that our assumption was wrong, which means कि अगर सिग्नल बैंड लिमिटेड है तो वो टाइम लिमिटेड नहीं हो सकता. इसी तरह इसका ऑपोजिट लेके हम चलें, टाइम लिमिटेड सिग्नल लेके चलें तो उसके साथ हम ये सेम काम कर सकते हैं कि सिग्नल को हम एक गेट फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उससे हमारे पास क्या आएगा कि बैंड लिमिटेड फंक्शन नहीं आएगा एंड पे रिजल्ट में, नॉट बैंड लिमिटेड फंक्शन आ जाएगा. तो वी कैन प्रूव दैट एज वेल. तो दिस मीन्स के एक फंक्शन एक टाइम पे अगर बैंड लिमिटेड है तो टाइम लिमिटेड नहीं हो सकता. ठीक है जी. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज कि आपको दो सिग्नल्स गिवन है x of t and g of t and you are asked to write the appropriate sequences xn and gn necessary for the computation of the convolution of x of t and g of t using dft. use t is equals to 1/8. मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि क्या हमने इसमें dft कैलकुलेट करना है? यस और नो क्वेश्चन है, सिंपल. और जितने लोग समझ रहे हैं यस करना है तो वो जरा हैंड रेज करें. जितने लोग समझ रहे हैं कि नहीं करना वो जरा हैंड रेज करें. ओके, दैट इज करेक्ट. इसके अंदर हमने डीएफटी कैलकुलेट नहीं करना. आपको दो सिग्नल्स गिवन है एक्स ऑफ टी एंड जी ऑफ टी और आपने इसमें इनके सीक्वेंस लिखने हैं एक्स एन एंड जी एन. ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा. वो एक्स एन और जी एन कौन से होने चाहिए? दे शुड बी द सीक्वेंसेस necessary for the computation of the convolution of x of t and g of t using DFT. यानी कि हम मेथड यूज करना चाह रहे हैं DFT वाला. DFT वाला हमने मेथड क्या पढ़ा था कि हमने जिन दो बेसिकली फंक्शंस को लीनियर कॉन्वोल्यूशन जिनकी करनी हो तो हम उसमें क्या करते हैं कि हम उसमें जीरो पैडिंग करते हैं, उसकी लेंथ बराबर करते हैं. उसकी सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन करने के लिए हम उसको बेसिकली पीरियोडिक में कन्वर्ट करते हैं. डीएफटी ले लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इनवर्स डीएफटी ले लेते हैं और उसमें से एक पीरियड जो है तो वो वापस ले आते हैं. तो ये मेथड हमने पढ़ा था लीनियर कॉन्वोल्यूशन करने का यूजिंग सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन. और सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन हम थ्रू डीएफटी कैसे करते हैं कि हम जिन दो सिग्नल्स को कन्वॉल्व करना होता है हम उनका डीएफटी लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इनवर्स डीएफटी लेते हैं तो बेसिकली वो कन्वॉल्व हुए होते हैं. राइट. तो अब इसके अंदर एक स्टेप ऐड हो गया है कि आपको ये सिग्नल्स जो गिवन हैं दे आर कंटिन्यूस टाइम और आपको टाइम इंटरवल गिवन है कि कितने टाइम इंटरवल से आपने इसके सैंपल्स लेने हैं. सैंपल्स लेंगे तो आपके पास डिस्क्रीट टाइम का एक सिग्नल आ जाएगा और फिर आगे आपने उससे दो डिस्क्रीट टाइम के सीक्वेंसेस बनाने हैं जिनकी बेसिकली आप अगर सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन करते, जो कि नहीं करनी, लेकिन अगर आप करते तो वो लीनियर कॉन्वोल्यूशन के बराबर होती. ये हमें कहाँ से पता चला कि हमने लीनियर कॉन्वोल्यूशन ही करनी है इस केस में? वो इस वजह से क्योंकि ये हमारे दोनों जो सिग्नल्स हैं ये पीरियोडिक नहीं है. ठीक है. तो अगर हमारे सिग्नल्स पीरियोडिक नहीं है तो हमने लीनियर कॉन्वोल्यूशन करनी होती है. अगर सिग्नल्स पीरियोडिक हैं तो हमने सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन करनी होती है. लेकिन अगर हमने लीनियर कॉन्वोल्यूशन करनी है यानी कि दो सिग्नल्स ए पीरियोडिक हों और उसको हमने थ्रू सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन में रिपीट करी है थोड़ी सी बात, बट अगर हमने उसको थ्रू सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन करनी हो तो हम क्या करते हैं कि हम उसको पीरियोडिक में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर हम उसको सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन से सॉल्व करते हैं.
सो इन दिस केस हमने सारा कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं करना, हमने सिर्फ वो सिग्नल्स बनाने हैं जिनकी सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन जो है वो लीनियर कॉन्वोल्यूशन के बराबर होगी। उसके लिए सबसे पहले हमने इस कंटिन्यूस दोनों सिग्नल्स को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करना है। कैपिटल टी आपको गिवन है कि 1/8 है। अब आपके पास जो सिग्नल है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो ये 0 से लेके 1 के बीच में 1 है और अदरवाइज 0 है। ये वाला सिग्नल 0 से लेके 1 के बीच में इंक्रीजिंग है विद अ स्लोप ऑफ 1 और ये 1 तक इसकी पीक पहुंच रही है और उसके बाद फिर -1 की स्लोप से ये नीचे आ रहा है और फिर ये 2 तक आ रहा है। ये स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तो आपको खुद से पता होगा प्रॉब्ली। ये वाला पॉइंट ले लें, ये वाला पॉइंट ले लें, स्लोप निकाल लें। तो बेसिकली 1 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा आपके पास, 1 - 0 over 1 - 0। ठीक है जी, तो बाय क्या बात कर रहे थे हम? ओके, तो अब आपको गिवन ये है कि t इज इक्वल टू 1/8 है, तो दैट मीन्स के 1/2 अगर मैं करूँ तो यहाँ पे बनता है 1/4 इज दिस 1/8। ये आपके सैंपल्स बनेंगे। तो एक सैंपल आपके पास 0 पे आएगा, फिर आपके पास 1/8 पे आएगा, फिर 2/8 पे आएगा एंड सो ऑन। मतलब ये सारे आपके पास सैंपल्स आएंगे। इस केस में ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज इस केस में आपके पास जो वैल्यूज आती हैं तो वो 1 ही आ रही है। ठीक है, तो आपके पास एक सैंपल में पूरा इम्पल्स ड्रॉ नहीं करी, लेकिन जो आपके पास 1/8 पे सैंपल आएगा उसकी वैल्यू 1 होगी, 2/8 पे सैंपल की वैल्यू भी 1 होगी, सिमिलरली 3/8 पे भी 1 होगी, 4/8 पे भी 1 होगी, 5/8, 6/8, 7/8 सब पे इसकी वैल्यू 1 होगी। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि 0 पे क्या वैल्यू होगी और 1 पे क्या वैल्यू होगी। क्या कोई बता सकता है कि 0 और 1 पे क्या वैल्यू होगी? जी मुकद्दस। डिसकंटिन्यूटी आ रही है ना, जो क्लोजेस्ट वैल्यू होंगी उनका एवरेज। तो क्या आ जाएगा? 0.5 0.5 आ जाएगा एग्जैक्टली। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 0.5 आ जाएगा इस सैंपल की वैल्यू और 0.5 आ जाएगी इस सैंपल की वैल्यू। अब इसको अगर मैं एज सीरीज लिखूं तो मेरे पास क्या आता है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो वो तो हम नहीं लिखते, तो वी हैव 0.5, देन वी हैव 1, आगे हमारे पास 7 सैंपल्स हैं जिनकी वैल्यू 1 है, एंड देन नेक्स्ट सैंपल की वैल्यू जो है तो वो हमारे पास 0.5 है और इसमें हमारे पास ओरिजिन जो है तो वो इसके ऊपर है। ठीक है, तो इसके अगर मैंने सैम्पल्ड वर्जन को लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे सिग्नल की तरफ। टी आपको 1/8 गिवन है, विच मीन्स कि हमने जो सैंपल्स लेने हैं वो हम कहाँ कहाँ पे लेंगे? 1, दिस इज 1/2, 1/4, 1/8, 1/8 के इंटरवल से हमने सैंपल्स लेने हैं। तो आपके पास बेसिकली 0 से लेके 1 के बीच में 8 इंटरवल्स बनने चाहिए। ठीक है, तो आपने यहाँ से यहाँ पे सैंपल्स लेने हैं। तो पहला सैंपल आपके पास आएगा 0 पे और उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी 0। दूसरा सैंपल आपके पास आएगा 1/8 के ऊपर और उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू भी 1/8 होगी। दूसरा सैंपल आएगा हमारे पास 2/8 के ऊपर और उसकी वैल्यू भी 2/8 होगी।
इसी तरह नेक्स्ट की 3/8 होगी, 4/8 होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1 की स्लोप से ये एक लाइन है, तो जो वैल्यू हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है वही वैल्यू हमारे पास वर्टिकल एक्सिस पे भी होगी। ठीक है, तो वी कैन राइट एज ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 7/8 है, ये 6/8 है, तो उसको हम 3/4 लिख सकते हैं। दिस इज 5/8, दिस इज 4/8, तो उसको हम 1/2 लिख सकते हैं। 3/8, दिस इज 2/8, तो उसको हम 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, या मतलब मर्जी है तो 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 एंड सो ऑन भी हम लिख सकते हैं। अब जब 1 से पीक से जब ये राइट साइड पे जाएगा तो हमारे पास, जी हदीका, मैम ये जो अभी आपने पहले वाला करवाया है मैम, जीरो पे भी तो 1 ही वैल्यू है ना, आपने 0.5 क्यों लिखी है, और इसी तरह 1 पे भी। इन दोनों के ऊपर हमारे पास जंप डिसकंटिन्यूटी आ रही है ना, कि आपके पास वैल्यू जो थी वो ये कंटिन्यूस फंक्शन है और 0 से पहले उसकी वैल्यू 0 है और 0 के बाद उसकी वैल्यू 1 है, तो 0 के ऊपर एग्जैक्टली क्या वैल्यू है वो हमें नहीं पता। ठीक है, वैसे तो हम, अगर आपको ये क्वेश्चन लेट से आता है और आप इसमें 1 लिख देते हैं तो मैं उसको करेक्ट कंसिडर करूंगी। ठीक है, अगर आप उसको यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 कर देते हैं तो मैं उसको भी ठीक कंसिडर करूंगी, बिकॉज इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि जहाँ पे जंप डिसकंटिन्यूटी आएगी, मतलब अब हमें इसमें ये पता है कि 0 से पहले वो 0 है, हमें ये पता है कि 0 के बाद वो 1 है, एग्जैक्टली 0 के ऊपर उसकी क्या वैल्यू है, तो वो या तो हमने इसको इस तरह से बनाया हुआ होता है जिस तरह हम मैथ्स में पढ़ते होते थे कि यहाँ पे यूं है और यहाँ पे यूं है, तो फिर हम उसकी वैल्यू 0 ले लेते थे, जहाँ पे फील्ड सर्कल की जो वैल्यू होती थी हम वो ले लेते थे। लेकिन अब यहाँ पे हमने उसको डिफरेंशिएट ड्रॉ करने में नहीं किया हुआ, राइट? तो जब हम जंप डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि हम इस वैल्यू और इस वैल्यू की एवरेज ले लेते हैं, तो दिस इज 0 एंड दिस इज 1, और यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है तो हम कह देते हैं कि यहाँ पे इन दोनों के मिडल वाली वैल्यू आ रही है। यस मैम। ठीक है, ओके, चलिए इसको बना रहने देते हैं। ओके, तो हम जब इस साइड पे आए तो अब क्या है कि ये -1 की स्लोप से नीचे डिक्रीज कर रहा है, तो अब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास दोबारा से 7/8 होगी, फिर 6/8 होगी, फिर 5/8, 4/8, 3/8, और एंड पे जाके 2 पे वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। तो इसको अगर हम लिख लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि फर्स्ट वैल्यू इज 0 और 0 के ऊपर हमारे पास ओरिजिन भी है। नेक्स्ट वैल्यू इज 1/8, देन वी हैव 2/8, देन 3/8। ये यहाँ पे हम वैल्यूज लिख रहे हैं, हम इंडेक्सेस नहीं लिख रहे। ठीक है, तो 4/8, एंड देन 0। ठीक है, अब इसमें लास्ट वाला 0 लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट वाला 0 लिखना और इसको इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अगर हम देखें तो इसमें भी इससे पहले जीरोस हैं और इसके बाद भी जीरोस हैं, इसमें भी इससे पहले जीरोस हैं, इसके बाद जीरोस हैं, लेकिन हम सारे जीरोस तो नहीं लिखते, क्योंकि जब हमने लेंथ देखनी होती है दो सिग्नल्स की टू कन्वॉल्व देम, तो हम उस के अंदर नॉन जीरो वैल्यूज ले रहे होते हैं। ठीक है, ये 0 इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर हमारा इंडेक्स है। अगर हमारे पास इंडेक्स इससे पिछली वैल्यू पे होता तो हम उन दोनों को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि वी नीड टू फाइंड जब हम लीनियर कॉन्वोल्यूशन करते हैं यूजिंग सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन, तो हम क्या करते हैं कि अपने दोनों जो सिग्नल्स होते हैं उनकी लेंथ को बराबर करते हैं टू द लेंथ ऑफ द आउटपुट सिग्नल, बिकॉज वी नो कि सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन के अंदर जो लेंथ आती है वो आउटपुट की इनपुट्स के इक्वल आती है।
तो इस केस में हमारे पास इसकी लेंथ कितनी है, जो ऊपर वाला हमारा सिग्नल है इसकी लेंथ हमारे पास है 9, राइट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेंथ ऑफ द आउटपुट सिग्नल ऑफ कॉन्वोल्यूशन। तो कॉन्वोल्यूशन की जो हमारी आउटपुट आएगी उसकी लेंथ किसके इक्वल होती है, दोनों सिग्नल्स की लेंथ के सम -1 के इक्वल। तो फर्स्ट सिग्नल की लेंथ इज 9 प्लस सेकेंड सिग्नल की लेंथ के अंदर हमने ये 0 इंक्लूड करना है, तो 0 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 9 प्लस 16 -1 के इक्वल हमारे पास कन्वॉल्व जो कन्वोल्यूशन सम आएगा उसकी लेंथ होगी। तो दिस विल बी 24, थैंक यू। तो ये हमारे पास 24 आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो सिग्नल्स हमने बनाने हैं तो वो हमारे पास कौन से हैं, एक XN होना चाहिए और एक GN होना चाहिए, और उनकी लेंथ जो है तो हमारे पास इसके बराबर होनी चाहिए 24 के। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि हम इसके आगे जीरोस लगा देंगे। तो इसके अंदर 9 वैल्यूज ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो आगे हम 15 जीरोस लगा देंगे, ठीक है। तो ओके, इसके आगे ये लिखना नहीं चाहता। बट इसके आगे बेसिकली आपने आई थिंक दीज आर 15, तो इसके आगे आपने 15 जीरोस लगा देने हैं, ठीक है। तो हमारा जो सिग्नल बनेगा दैट विल बी अगर मैं इसको टाइप ही कर दूं बजाय लिखने के, तो 0.1 0.5 1 1 1 और इसकी सेटिंग्स के साथ कोई मसला हो गया तो आई विल जस्ट यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं बिकॉज आई डोंट वांट टू राइट इट। तो हमारे पास 0.5 है, फिर 7 दफ़ा 1 है, फिर 0.5 है, और फिर हमारे पास 15 दफ़ा 0 है, ठीक है। और इसके अंदर हमारा जो ओरिजिन है वो कहाँ पे है, वो हमारे पास दिस इज XN इज इक्वल टू दिस, और इसके अंदर हमारे पास जो ओरिजिन आ रहा है तो वो इस 0.5 के ऊपर आ रहा है, तो वो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो GN होगा वो इक्वल होगा 0, आगे 1/8 2/8 ये सारी हमारे पास जो टर्म्स हैं वो आ जाएंगी। 1/8 इज बेसिकली 0.125 आई थिंक। तो ये सारी जो हमारी टर्म्स हैं वो आप यहाँ पे इमेजिन कर लें, एंड देन वी आर गोइंग टू हैव 8
zeros उसके बाद। इसको बल्कि हम यहीं पे लिख लेते हैं। तो ये इसके बाद हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 zeros आ जाएंगे। तो ये हमारे पास जो दो सीक्वेंसेस बनने थे तो वो हमारे पास बन गए हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। और इन दोनों को अगर हम यूजिंग DFT कन्वॉल्व करेंगे तो हमारे पास करेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी यूजिंग DFT कहा हुआ है कॉन्वोल्यूशन का, तो दैट मीन्स कि हम सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन की बात करें। जहाँ पे हम सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन की बात कर रहे हैं और हमने असल में करनी लीनियर कॉन्वोल्यूशन है, तो वहाँ पे हमने ये वाला जीरोस ऐड करने हैं एंड पे, ताकि हमारे पास लेंथ दोनों की बराबर हो जाए टू द लेंथ ऑफ द एक्चुअल आउटपुट। और फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने इस x ऑफ n और इस g ऑफ n को कन्वॉल्व किया आपस में यूजिंग DFT यानी कि यूजिंग सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन, तो हमारे पास करेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। एनी क्वेश्चन? ओके, इफ देयर आर नो क्वेश्चंस तो फिर हम यहाँ पे इस सेशन को एंड कर देते हैं। हाँ, बस यहीं पे एंड कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।